हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 7th क्लास है और 7th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हमारे अतीत सेकंड जो हमारी बुक है, वो हमारी बुक चल रही थी। तो आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और आपको पता है हम लोग आपका 12वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक का जो बीच के शासनकाल थे, बेसिकली आपका जो सल्तनत काल थी दिल्ली सल्तनत, उसको पढ़ चुके हैं। आप दिल्ली सल्तनत के बाद जैसे ही मुगल काल प्रारंभ होता है तो हम मुगल काल को आगे बढ़ेंगे और इसमें 16वीं शताब्दी और आपके 17वीं शताब्दी के आसपास का जो आपका टाइम पीरियड है उसी को देखेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। ध्यान दीजिए, आपके सामने है मुगल आपका 16वीं और आपका 17वीं शताब्दी को हम लोग आपका देख रहे हैं कि जो आपका मुगल टाइम पीरियड है। तो बेसिकली हम लोग आपका मुगल के बारे में पढ़ेंगे। आपको याद होगा जो हम दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश पढ़े थे, लोधी वंश। तो लोधी वंश के बाद बाबर जब अटैक करता है दिल्ली पर, उस समय आपका पानीपत की लड़ाई होती है और उसके बाद क्या होता है, फिर यहाँ पर आपका शासन शुरू होता है किसका, मुगलों का। तो टाइम पीरियड देखिए 12वीं शताब्दी से लेके 17वीं शताब्दी के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखते हैं जो बच्चे अभी तक बच्चे अपनी क्लास में नहीं बैठे, आप बैठ जाइए बेटा। कह रहे मध्यकाल में भी शासकों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधता थी। अब हमारे यहाँ डाइवर्सिटी थी, अलग अलग भाषा को मानने वाले, अलग अलग धर्म और परंपरा और संस्कृति को मानने वाले लोग, संस्कृति को मानने वाले लोग, अलग खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, कोई हिमालय पर्वतीय पठारी द्वीपीय गंगा बेसिन और कोई मैदान में रहने वाले लोग। और इसी तरह से भारत की लोग और संस्कृति और भारत के संसाधन यानी कि रिसोर्सेज हमेशा विदेशी लोगों को आकर्षित करते रहे हैं। यही कारण है कि लोग उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और आपके मंगोल अक्साइनेबल जो आपके रीजन थे, जहाँ पर आपका प्लेट्यू रीजन है या फिर आपका वहाँ आप वहाँ देखेंगे इतने संसाधन प्रचुर नहीं है। वो क्या करते थे कि चलो हम एक भारत पर हमला करके आते हैं और वो हमले में इतना धन लूट कर ले जाते थे कि उन्हें अपने जीवन में दोबारा आने का भी जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक, भले ही वो महमूद गोरी एक अलग रहा हो कि उसने 17 बार भारत पर हमला किया, महमूद गजनवी ने। ठीक, तो आप उसको देख सकते हैं, गोरी भी आया और गोरी भी पहली बार में तो हार गया, लेकिन द्वितीय प्रयास में पृथ्वीराज चौहान ओवन कॉन्फिडेंस की वजह से आपका वो युद्ध को हार जाते हैं। ठीक, और इसको हम देखते हैं। शायद अगर पृथ्वीराज चौहान उस समय ना हारे होते तो स्थिति शायद और अलग होती। पर चलिए, नई व्यवस्था जो प्रकृति को मंजूर है उसी के अनुसार कार्य होता है। कह रहे शासन कर पाना था दिक्कत। ठीक है, अब जहां पर इतनी सारी डाइवर्सिटी हूं तो वहां पर शासन करना कोई हंसी खेल तो है नहीं। अब अपने अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक राज्य की स्थापना की और वह अब कार्य पूरा किया। अब वो चाहते तो पहले सिस्टम को चला सकते थे जो सेम था, अब मुगल उसको रिपीट कर सकते थे, लेकिन मुगलों ने ऐसा रिपीट नहीं किया। जो अब तक वहां केवल एक छोटी सी अवधि के लिए ही संभव जाना पड़ता था, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से, यानी कि जब 16वीं शताब्दी का लास्ट चलेगा, इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। तो कहां से दो शहर इंपॉर्टेंट बने, दिल्ली और आगरा, ये इनके इंपॉर्टेंट सिटी हैं। और ध्यान रखना, दिल्ली और आगरा में ही आपको बहुत सारे किले, उसके आसपास की व्यवस्थाएं, चीजें दिखाई देंगी। 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण महाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। उन्होंने प्रशासन के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए, वे उनके राज्य के पतन के बाद भी आपका टिके रहे। यह ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में उपमहाद्वीप के पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता ना रख सके। आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र दिवस पर मुगल शासकों का निवास स्थान दिल्ली के किले प्रचार प्रचीर के राज से संबंधित था। आप देखिए, दिल्ली पर आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी स्वतंत्रता दिवस पर क्या करते हैं, झंडा फहराते हैं। कह रहे हैं कि वो उस समय का मतलब जहां से फहराते हैं वहां कभी एक टाइम था कि आपका मुगल बादशाह का वो आपका निवास स्थान हुआ करता था।
और दिल्ली के स्वतंत्र किले की आपका प्राचीर राष्ट्र को संबोधित है। आप देखते हैं प्रधानमंत्री जी आते हैं और झंडा फहराते हैं और एक राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं 15 अगस्त के दिन। ये देखिए, ये मुगलों का कभी निवास स्थान हुआ करता था, लेकिन आज भारत की एक ऐतिहासिक धरोहर है। और स्वतंत्रता दिवस का जो हम झंडा लहराते हैं वो यहाँ से ही। और आपको ये बिंदु पता होना चाहिए कि गणतंत्रता दिवस पर, रिपब्लिक पर हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। ऐसी हमारे यहाँ परंपरा है। ठीक, चलिए, देख लिया आपने लाल किला। अगर किसी ने ना देखा हो तो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं, और कभी मौका मिले दिल्ली जाइए और लाल किले को देख के आइए। आराम से पूरा अंदर से बाहर से पूरा मौका मिले आपको देख लिए। अब कहानी वही प्रारंभ होती है कि आखिर में मुगल थे कौन। सर आपने समझा तो दिया, लेकिन कुछ मजा सा नहीं आया कि आखिर में है कौन। तो आइए देखते हैं मुगल कौन थे। अगर हम मुगलों की बात करें तो मुगल दो महान शासकों के वंशज थे। क्या थे? आपको ध्यान देना होगा, दो महान मुगल शासकों के वंशज थे। माता की ओर से क्या थे आपका? मंगोल थे। और आपको पता है मंगोलों के आक्रमण से कौन डरा हुआ था? पिछले चैप्टर में पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। और चंगेज खान, समझ रहे हो, माता की तरफ से क्या थे? मंगोल, यानी कि चंगेज खान के वंशज थे। यानी कि जो चाइना का पार्ट है, एक सैन्य वाला पार्ट, और मध्य एशिया के कुछ भागों में इनका अधिकार भी था। मिडल एशिया में इनका अधिकार रहा। और पिता की ओर से वो क्या थे? ईरान, यानी कि ईरान इराक में उस समय वर्तमान का जो आपका टर्की है, टर्की में तैमूर वंशज, तैमूर के शासक के आपके वंशज थे। यानी कि दोनों ही, अगर आप देखो आप उनको, तो वो दोनों ही बड़े लड़ाका जो आपके वंश थे उनसे संबंधित थे। क्योंकि आप जानते हैं वहाँ चंगेज खान बहुत अपने आप में लड़ाका था, और तैमूर एक पैर से लंगड़ा था। लेकिन आप देखिए युद्ध करने की जो कौशल कला थी। देखिए हम किसी के व्यक्तिगत चरित्र नहीं कर रहे, लेकिन उसकी जो एक अलग प्रशंसा है कि उसकी लड़ने की जो कला थी। परंतु मुगलों ने अपने आप को मुगल यानी कि मंगोल कहलवाना पसंद आपका नहीं करते थे। मंगोल यानी कि माता की तरफ से वाला था, वो अपने आप को मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसलिए है क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। अब चंगेज खान ने क्या किया था? नरसंहार, जहां भी जाता था हजारों लाखों का लोगों को मार दिया करता था वो। यह स्मृतियां मुगलों के प्रति प्रतियोगी उज्बेकों से भी संबंधित थी। अब दोनों से संबंधित थी। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने का गर्व अनुमान करते थे कि हम तैमूर के वंशज हैं। इस चीज का वो आपका प्राउड फील करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये वर्तमान का जो आपका टर्की का रीजन है ना, वही रीजन है ये। और ज्यादा इसलिए है क्योंकि उनके पास इस महान पूर्वजों ने 1358 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। जो इनके पूर्वज हैं वो कब आ गए थे? तैमूर का आक्रमण होता है और उन्होंने आपका कब्जा किया था। तो उनको ऐसा लगता था जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा होता ही है। अब देखिए, अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनवाया प्रत्येक मुगल ने। तैमूर शासकों के साथ अपने चित्र भी बनवाए। अब कुछ चित्र बनवाए हैं और आइए हम आपका देखते हैं। सबसे पहले चित्र आप एक बार नजर रखकर देखिए और आपको समझ आएगा ये चित्र कैसा है। आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब थोड़ी सी कहानी हम इनकी पढ़ते हैं और देखते हैं। मुगल सैन्य अभियान। अब देखिए, प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से लेके 1530 ने जब 1494 का घर फरघाना राज्य आपका प्राप्त किया। उस फरघाना उस समय का आपका क्षेत्र है, आपका तुर्कमेनिस्तान वाला, वहां उधर। तो उसकी उम्र केवल आपके 12 वर्ष थी। यानी कि 12 वर्ष की उम्र में उन्हें 1494 में युद्ध को जीत लिया।
मंगलों की दूसरी शाखा जो आपके मंगोलों की शाखा थी दूसरी, उज़्बेकों के आक्रमण के कारण अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, यानी कि उनको वहां से शिफ्ट किया। और ये जो बाबर था ये बेसिकली कौन था? उज़्बेक था, और उन्होंने वहां को हटा दिया और उनको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक, किन्हों? इन्हें। अनेक वहां वर्षों के भटकने के बाद, कौन भटक रहा है? बाबर। भटकने के बाद अब 1504 में काबुल पर इनका वापस कब्जा हो गया। उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हरा दिया। यही है पानीपत का युद्ध। अब मैं ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, सेकंड युद्ध है, या फिर आपका तृतीय युद्ध है, ये आपको ढूंढना है। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा 1526 में। आप गूगल करिए, पढ़िए, आप देखिए। दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में ले लिया। अब क्योंकि यही दो वहाँ उस समय क्यों आपके प्रशासनिक हब के रूप में थे, क्योंकि दिल्ली के पास आगरा है, तो बहुत सारी चीजें आपके दिल्ली के पैरेलल कहाँ चलती थी? आपका जो है आगरा में चलती थी। तो उसने दोनों शहरों पर अपना कब्जा कर लिया। और देखिए किस तरीके से उसने युद्ध लड़ा। कह रहे हैं कि 16वीं शताब्दी में युद्ध में तोपों का प्रयोग हुआ था, और इसमें गोलाबारी में हमले, मतलब पहली बार गोलाबारी का प्रयोग किया गया। ये देख रहे हैं तोप। ठीक, बाबर ने इनका पानीपत की लड़ाई में आपका प्रभावी ढंग से प्रयोग किया। देखिए मैं आपको आपको बताऊं, वास्तविकता में जो बहलोल लोदी था, सॉरी इब्राहिम लोदी, वो बिल्कुल नहीं हारता ये युद्ध। जब हाथियों ने और घोड़ों ने तोपों के गोले जब आए, उनका जो हमला हुआ, उससे ये चौंक गए। और उसी वजह से पहली बार किसी युद्ध में भारत में तोपों का प्रयोग किया गया था। जो उस समय मान लीजिए कोई अनसर्टेनिटी हो जाए, आपको ना पता हो, तो थोड़ी सी अस्थिरता बन जाती है। इस तरह का तोपों का प्रयोग। आगे बढ़ के देखते हैं। आप थोड़ा सा हम मैप के माध्यम से कुछ समझते हैं ताकि हमको क्लियर हो। अब ये है आगरा और ये है दिल्ली, और इन दोनों के बीच में पड़ता है मथुरा। क्या मुझे बताइए, ये ज्यादा दूर थे एक दूसरे से? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ये पास ही पास थे। आगे बढ़े। मुगल ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास नहीं करता था। ज्येष्ठाधिकार का मतलब जानते हो? कि बड़ा ही पुत्र हमेशा आपके गद्दी पर बैठेगा, वही शासक, वही बादशाह बनेगा। उनके यहाँ ऐसा कोई विश्वास नहीं था, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी को शायद मुगल और तैमूर वंश परंपराओं प्रथाओं को अपनाते थे। यानी कि मुगल जो आपके तैमूर से चलने वाली प्रथा परंपरा थी, वो आपका उसी को अपनाते थे। इसमें क्या हुआ था, जो भी उनका शासन है, उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया था। यानी कि जैसे आज हमारे यहाँ संपत्ति बंटती है, मान लीजिए कोई परिवार है, मान लीजिए 2 पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, जब उनके अलग होते हैं, न्यारा साझा होता है, तो उसको अलग करते हैं, तो सारे संपत्ति का समान डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना। तो उसी प्रकार मुगल भी अपनी सत्ता का समान डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। इसके अनुसार उत्तराधिकारी का सही तरीका था ज्येष्ठाधिकार या शहादायात। ये ज्येष्ठाधिकार और फारसी में ये बोलते थे। तो अब आप देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर वंश परंपरा जैसी कोई चीज नहीं मिलती कि राजा का जो बादशाह का लड़का है वही गद्दी पर बैठ जाएगा और को नहीं। नहीं, सबको जो आपका साम्राज्य है वो बांट दिया जाएगा, और उसी के अनुसार शासन जो है आपका चलेगा। ठीक है, तभी होगा। चलिए अब देखिए मुगल के अन्य शासकों के साथ संबंध। अब और सारे बहुत सारे शासक ऐसे रहे थे जो दिल्ली के अलावा और बहुत सारे क्षेत्रों पर शासन कर रहे थे। अभी आप मैप में देख रहे हैं। देखिए, कोई समय आपका श्रीनगर यहाँ भी शासन कर रहा होगा, लाहौर में भी कोई शासक होगा, पंजाब में भी होगा, सिंध में भी होगा, अजमेर चित्तौड़ में भी होगा, गुजरात में भी होगा, मालवा में भी होगा, बरार में भी होगा, अहमदनगर में भी होगा, बीजापुर में भी होगा, गोलकुंडा में भी होगा, और इलाहाबाद में कर रहा होगा, पटना में कर रहा होगा, बंगाल में कर रहा होगा। तो
इनके समकालीन और कहीं भी तो शासन कर रहे होंगे लोग। ऐसा ऐसा थोड़े ना है कि पूरे आपके भारत में इनका शासन था। नहीं, इनका शासन उस समय हम लगता है कि हम क्योंकि हम पास है दिल्ली के, तो हमको लगता है कि बस यही लोग शासन कर रहे थे, ऐसा नहीं है। मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार किया। यानी कि सब क्या चाहते थे कि भैया जो उनकी सत्ता है उसको एक्सेप्ट किया जाए, नहीं तो फिर आप हमसे युद्ध करो। और यही सब चीजें थी उस जमाने में। क्या होता था कि जितना बड़ा किसका साम्राज्य होगा वो बाप का उतना बड़ा ही राजा होता था। ऐसी कुछ प्रथाएं और मान्यताएं आपका उस जमाने में आपका प्रचलन था। तो इसलिए अगर अधीनता स्वीकार कर ली तो बोल देते कि वो भी हमारा शासन है, वहां तक हमारा शासन रहता है। ठीक है, लेकिन होता क्या था, जिन लोगों ने नहीं स्वीकार किया उसके लिए वो लोग आपका उनसे युद्ध करते थे। अब देखिए, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार किया। कहाँ थे? मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत। स्वीकार करने से इनकार कर दिया, परंतु वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया। सिसोदिया वंश था, राजपूतों का वंश था। चौहान लोग ही शासन करते थे राजपूत मेवाड़ में। उन्होंने मुगला की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि हम लोग मुगल सत्ता को स्वीकार नहीं करते। लेकिन वो उनसे हार गए। हारने के बाद भी उन्होंने सम्मानजनक व्यवहार किया। उन्होंने उनकी जागीरें यानी कि वतन, वतन मतलब जो उनका क्षेत्र, उनको वतन बोलते थे पहले, जागीरों के रूप में उनको वापस कर दिया। पराजित ना करने परंतु अपमानित ना करने के बीच सावधानी से बरता गए। संतुलन की संतुलन हुआ ना, एक बैलेंस बनाए गए। हार गए तब भी उनके साथ सम्मानीय व्यवहार हुआ, तो एक बैलेंस बनाया गया। इसकी वजह से मुगल भारत के अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए कि यार ये तो क्या करते हैं, हरा भी देते हैं, सम्मानजनक व्यवहार भी करते हैं, वतन भी लुटा देते हैं। परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार नहीं रखा गया। ये केवल किनके लिए था? मेवाड़ के जो शासक थे उनके लिए। ध्यान दीजिए। तो आप आपको पता लग गया कि बाप के मनसबदार कौन थे। तो मनसबदार वो थे जो आपका मुगल बादशाह के यहाँ आपका सर्विसेज करते थे, सेवा देते थे, नौकरशाह थे। उनको वो आपका मनसबदार बोलते थे। चाहे इसमें ईरानी हो, भारतीय मुसलमान हो, छोटे छोटे मुगल हो और सदस्य हो, उन सबको इसमें शामिल किया गया और तुर्कानी गुट में इनको रखा गया, बनाया गया। ठीक, इन समूह में शामिल किया गया जो अपनी सेवा दे रहे थे। अलग अलग सामाजिक समूह भी आए। ठीक है, और बाप के तुर्कानी को ही जो ये ईरानी तुर्कानी, ईरानी अलग होते हैं, तुर्कानी और तुर्क लोगों को ही आपका तुर्कानी कहा गया। चलिए, देख लिया। अब इसको थोड़ा सा हम बाद में पढ़ेंगे मनसब को। अब मुझे बताइए, पीछे की जो हमने व्यवस्था पढ़ी है, क्या कुछ आपको समझ आ रहा है इस व्यवस्था में? कुछ आपको पूछना हो, कोई आपका डाउट, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की? अभी हमने कहाँ के शासक देखे थे? मेवाड़, सिसोदिया वंश। अजमेर के आसपास का यही रीजन है यहाँ पे, क्योंकि राजस्थान और गुजरात और जो आपका मध्य प्रदेश का मिडल पार्ट है, यहाँ सब राजपूत लोग शासन कर रहे हैं। चलिए, ध्यान दीजिए। तो अब आपको मुगल कालीन व्यवस्था में समझ आया कहाँ पर अब इक्तदार व्यवस्था क्या थी। मनसब का मतलब आपको समझ आ गया। जागीरदार का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको समझेंगे। और मनसब शब्द का प्रॉपरली आपकी शब्दावली क्या है उसको भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग आपका इतना ही कंटिन्यू करेंगे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।